एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग तीन पढ़ लिए थे, वर्ग अवयव और क्षैतिज अवयव, उदग्र अवयव। आज इससे आगे बढ़ेंगे और पूरे के पूरे अवयव के प्रकार को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इससे आगे का जो टाइप 1 होगा, टाइप 2 होगा, टाइप 3 होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन भी करेंगे। साथ साथ आप लोग को पीडीएफ भी मिलेगा, जो पीडीएफ आपका लोड हो जाएगा जैसे ही इसका टाइप खत्म होगा। देखिए जितने बातें आप परिभाषा के रूप में लिखाएंगे उसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिलेगा। जो क्वेश्चन हम टाइप 1 टाइप 2 करके बताएंगे वो क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है। और जो भी बच्चे क्लास 10 पास आउट हो गए हैं, क्लास 11th में गए हैं, यदि वो मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप लोग जाकर जो है महाकाल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 599 रुपया में पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या करना है। इसमें आगे आपका जो अवयव का प्रकार है वो आपका है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव यानी इसको बोल सकते हैं आप रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स देखिए पंक्ति अवयव। अभी आप लोग पढ़े हैं क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव और इसके बाद ये आपका है पंक्ति अवयव, दोनों में अंतर है। देखिए पंक्ति में क्या होता है कि वैसा अवयव जिसमें सिर्फ एक गो पंक्ति होना चाहिए, समझ में आ रहा है? वैसा अवयव जिसमें सिर्फ एक गो पंक्ति हो, ठीक है। यदि किसी एक पंक्ति में खड़ा कर दिया जाए, एक पंक्ति बनाया जाए, एक ही पंक्ति, दूसरा नहीं, सिर्फ एक पंक्ति बनाया जाए तो वह आपका कहलाएगा पंक्ति अवयव। क्या कहलाएगा? पंक्ति अवयव। कुल मिलाकर कहा जाए कि जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति होगा, पंक्ति अवयव कहलाएगा। अब समझिएगा, एग्जांपल से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। देखिए मान लीजिए 1 2 3 4, इसमें कै गो पंक्ति है? एक गो पंक्ति है ना, पंक्ति तो एक ही है। स्तंभ कितना है उससे आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, इसमें स्तंभ से आपको कोई मतलब नहीं है। पंक्ति अवयव में आपको सिर्फ पंक्ति से मतलब है, और वो भी कितना पंक्ति होना चाहिए? तो सिर्फ एक पंक्ति होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति होगा पंक्ति अवयव, सिर्फ एक पंक्ति होगा पंक्ति अवयव। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी बीच में ये कॉमा नहीं आएगा, दिख रहा है? ये सबके सब पंक्ति अवयव है। ठीक है, ये सबके सब क्या है? आपका पंक्ति अवयव है। तो पंक्ति अवयव के बारे में जानकारी आपको मिल गई कि वैसा अवयव जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति हो, पंक्ति कितना हो? सिर्फ एक ही पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। ठीक है, सिर्फ एक ही पंक्ति रहेगा तो पंक्ति अवयव कहलाएगा। अच्छा, यदि हम आपसे पूछ ले कि इसकी कोटि क्या है, तब पंक्ति तो एक है ना इसमें, और आपको मालूम है कि कोटि कैसे लिखते हैं? पहले पंक्ति को लिखते हैं, बाद में स्तंभ को लिखते हैं। तो यहां पर पंक्ति एक, स्तंभ है, तो एक स्तंभ यहां है, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो हो गया, तो हो गया 1 गुने 4। अच्छा इसमें आइए, इसमें पंक्ति कै गो है? एक पंक्ति है, स्तंभ 1 2 3, यानी ये हो गया 1 गुने 3 कोटि का। इसमें देखिए पंक्ति 1, स्तंभ कै गो है? 2 गो, यानी 1 गुने 2। तो एक चीज आप इसमें समझिए कि यदि कोई भी अवयव पंक्ति अवयव होगा, यदि कोई भी अवयव पंक्ति अवयव होगा तो उससे एक चीज आपको देखना है। क्या? कि उसके पंक्ति में यानी जो m का मान होता है, जो पहले m होता है और बाद में n होता है, जो m का मान होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा, और n का मान जो होगा वह जो होगा 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, n का मान जो होगा वह 1 से ज्यादा होगा या 1 के बराबर भी होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। n का मान कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि हमेशा m का मान 1 के बराबर होगा, हमेशा m का मान 1 के बराबर होगा। क्लियर है? तो यदि किसी पंक्ति अवयव की बात करें, कहे कि माना ये इसका फंडामेंटल है, यानी व्यापक रूप है, इसका व्यापक रूप है, और यही चीज आपको खूब अच्छे से समझना है, ये पूरे डिफिनीशन का निचोड़ होता है। मान लिया जाए कि a बराबर aij कोई आपका अवयव है जिसकी कोटि है m गुने n। यदि पंक्ति अवयव है, यदि यह पंक्ति अवयव है, तो आप क्या पाएंगे इसमें कि यदि यह पंक्ति अवयव है तो एक चीज तो स्पष्ट है, आपका ऑप्शन देगा कि m का मान 1 से छोटा होगा, m का मान 1 से बड़ा होगा, m का मान 1 से छोटा होगा, या फिर m का मान 1 के बराबर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप वहां पर क्या करेंगे कि यही चीज देखेंगे कि यदि पंक्ति है तो पंक्ति में एक को पंक्ति हमको चाहिए, यानी m का मान 1 के बराबर चाहिए। दिख रहा है आपको? देखिए तो हमेशा m का मान 1 के बराबर। यदि m का मान 1 है यानी पंक्ति का मान 1 है तो वह पंक्ति अवयव होगा। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, यदि स्तंभ की बात करेगा तो वहां पर यह स्तंभ का कोई जो है वास्तविक नहीं बताया गया कि स्तंभ कितना होगा, 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन पंक्ति एकदम फिक्स है कि उसमें पंक्ति 1 ही होगा, तब जाकर वो कहलाएगा आपका पंक्ति अवयव। ठीक है, क्लियर हो गया? पंक्ति अवयव क्लियर हो गया। तो यहां से इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आप क्लियर कर ले सब कुछ, कोई भी चीज आपके साथ कुछ बचनी नहीं चाहिए, हर एक चीज क्लियर रहना चाहिए। तो यहां से आपका ये हो जाएगा। दूसरी चीज कि यदि कोई भी अवयव पंक्ति अवयव कहलाएगा तो यहां पर हमेशा याद रखना है कि m बराबर तो 1 होगा ही होगा। ठीक है, n का मान 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। कौन से आप ये चीज समझ गए, यानी पंक्ति अवयव आप आसानी से समझ गए होंगे जिसमें सिर्फ एक ही पंक्ति होगा, एक पंक्ति होगा, स्तंभ चाहे जितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वह आपका पंक्ति अवयव कहलाएगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं इसका अगला जो टाइप है वो है आपका स्तंभ अवयव। क्या है? स्तंभ अवयव। तो बात करते हैं स्तंभ अवयव से। देखिए अगला जो आपका अवयव है वो क्या है? स्तंभ अवयव। क्या है स्तंभ अवयव? स्तंभ मतलब तो समझ रहे हैं, बिल्कुल खारा वाला, तो जिसमें एक ही आपका स्तंभ हो। ठीक है, जिसमें एक ही स्तंभ हो, पंक्ति चाहे जितना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के नाम में ही उसका जो है परिभाषा भी है। स्तंभ कहेगा तो एक गो स्तंभ, पंक्ति कहेगा तो एक गो पंक्ति। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल यदि आप लेते हैं, मान लीजिए, अब डिफिनीशन लिखना चाहे ना लिखना चाहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप केवल समझ गए, बहुत बड़ी चीज है आपके लिए कि वैसा अवयव जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो, वैसा अवयव जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। ठीक है, चलिए तो आप इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि ये जो आपको दिख रहा है, देखिए तो इसमें कितना स्तंभ आपको दिख रहा है? एक के गो स्तंभ है, खारा बिल्कुल नहीं, एक ही स्तंभ है, तो ये आपका स्तंभ अवयव कहलाएगा। या फिर ध्यान से देखिएगा, बताइए ये क्या है? ये भी आपका स्तंभ अवयव है, बिल्कुल एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए, और वो भी सिर्फ एक के गो ना, एक ही स्तंभ रहेगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्तंभ अवयव। अच्छा, स्तंभ तो एक के गो है, लेकिन यदि ऐसे पंक्ति देखा जाए तो कै गो हो गया? देखिए तो कै गो पंक्ति हो गया? 4 गो ना। तो पंक्ति से कोई फर्क पड़ता नहीं है, फर्क पड़ता है सिर्फ स्तंभ से। यदि इसकी कोटि लिखा जाए तो क्या होगा? कोटि के लिए आपको बता दिए थे कि पंक्ति पहले लिखेंगे, स्तंभ को बाद में लिखेंगे। तो पंक्ति कै गो है? 1 2 3 4 गो पंक्ति है तो 4, स्तंभ कै गो है? तो 1, यानी 4 गुने 1। यदि इसकी बात करेंगे तो इसमें देखिए स्तंभ तो एक के गो है, पंक्ति कै गो है? 1 2 3, यानी इसमें 3 पंक्ति है, 1 स्तंभ है। या फिर और भी कुछ ऐसा देख लीजिए, देखिए इसमें कै गो पंक्ति है? तो 1 2 गो पंक्ति है, स्तंभ कै गो है? 1 गो, यानी ये हो जाएगा 2 गुने 1। अच्छा, अब यहां से एक चीज आप बताइए कि इसका फंडामेंटल फॉर्म जो होता है, जो व्यापक रूप है, कैसे तैयार करेंगे?
आपको एक चीज दिख रहा होगा कि स्तंभ अवयव में जो स्तंभ का मान है वो आपका हमेशा एक के गो होगा, नहीं, स्तंभ का मान जो है हमेशा क्या होगा, एक ही होगा। इसको बोलते हैं m और ये है आपका n, यानी इसमें n का मान 1 है। n का मान कितना है, 1 के बराबर है। देख लीजिएगा यहां पर आपको दिख रहा है कि n का मान कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर। तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यदि कोई भी अवयव स्तंभ अवयव होगा तो फाइनली चीज ये है कि उसके n का मान 1 के बराबर होगा, यानी स्तंभ का मान 1 के बराबर होगा। तो आप व्यापक रूप भी तैयार कर सकते हैं। जब आप समझ गए तो इसका व्यापक रूप आसानी से तैयार कर सकते हैं कि मान लिया जाए a बराबर aij m गुने n कोटि का कोई एक अवयव है। यदि a बराबर aij m गुने n कोटि का एक अवयव है, यह जो है आपका स्तंभ अवयव है। यदि स्तंभ अवयव है, यह स्तंभ अवयव है तो क्या होगा, यदि यह स्तंभ अवयव है तो क्या होगा, आपसे पूछेगा n का मान 1 से बड़ा है, b में n का मान 1 से छोटा है, c में n का मान 1 के बराबर है, और d में पूछेगा कि n का सॉरी यहां पर नन ऑफ दिस। देखिए तो आपका एक आंसर बन गया आसानी से कि यदि कोई भी अवयव स्तंभ अवयव होगा तो वहां पर आपको यह देखना है कि उसका जो स्तंभ का मान है वो कितना के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। स्तंभ बोले तो n का मान, स्तंभ बोले तो n का मान कितना के बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। तो यहां देखिए स्तंभ का मान जो होगा वो कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। या फिर यह भी लिखा हुआ रहेगा कहीं पर aij, ठीक है, m गुने 1, m गुने 1। अब यहां से भी आप समझ सकते हैं कि यह कौन सा अवयव है, तो n के जगह पर 1 लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे कि यह जो है कौन सा अवयव है, स्तंभ अवयव है। यह कौन सा अवयव है, स्तंभ अवयव है, क्योंकि n का मान 1 के बराबर है तो n का मान 1 के बराबर एक ही अवयव में होता है। वो कौन सा अवयव है, स्तंभ अवयव। क्लियर हो गया। आप यदि दूसरे तरीके से उसको देखें, जो आपका पंक्ति अवयव था उसको कैसे लिख सकते हैं, तो aij 1 गुने n, नहीं, यहां पर देखिए पंक्ति का मान 1 के बराबर है तो इसको बोलेंगे पंक्ति अवयव। इसको क्या बोलेंगे, पंक्ति अवयव। क्लियर है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, कहीं से भी थोड़ा सा डाउट नहीं होना चाहिए। हर एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे और उसमें कहीं भी कुछ खोट नहीं छोड़ना है ना, ताकि आप पूरे समझ पाए, अच्छा से गणित को समझ पाए। देखिए समझकर आप अपने अंदर रख ले, नहीं, जब आप इस चीज को किसी दूसरे तक समझा पाते हैं तब आप अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक ना। हाँ, तो ऐसा पढ़िए कि दूसरे को पढ़ा पाए, ऐसा सीखिए कि दूसरों को सिखा पाए, तब जाकर आपका जो पढ़ा हुआ है वो सार्थक होगा। इसलिए ऐसा पढ़ना है जो दूसरे को पढ़ा पाए, दूसरे को समझा पाए, ठीक है। सिर्फ आपके अपने पढ़ लेने से थोड़ी कुछ होगा, आप दूसरे को जब सिखाइएगा तब जाकर इसका सही उपयोग होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। स्तंभ अवयव क्लियर हो गया, यह भी तरीका है, हम बता रहे हैं आपको, यह स्तंभ अवयव लिखने का भी एक तरीका है। कभी कभी सवाल इस फॉर्मेट में दे देगा, a बराबर aij m गुने 1 कोटि का एक अवयव है, तो बताइए कि यह कौन सा अवयव है। तो जैसे ही हम देखेंगे कि n के जगह पर 1 है, यानी स्तंभ का मान 1 के गो है, तो स्तंभ अवयव। यहां पर देखिए जैसे ही देखेंगे कि पंक्ति का मान 1 है तो पंक्ति अवयव, ठीक है। इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स और इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं कि इसका अगला टाइप क्या है। देखिए अगला जो अवयव आपका है शून्य अवयव, या इसी को रिक्त अवयव बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या फिर एम्प्टी मैट्रिक्स कह सकते हैं। देखिए इसके नाम में ही लिखा हुआ है शून्य अवयव, यानी वैसा अवयव जिसके सभी अवयव जीरो हो, ठीक है, जिसका सभी अवयव जीरो हो, माने जीरो के अलावा कोई दूसरा अवयव हो ही नहीं उसमें, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, शून्य अवयव कहेंगे, जिसका सभी अवयव जीरो हो, माने जीरो के अलावा उसमें कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए, केवल और केवल जीरो दिखना चाहिए।
जैसे देखिएगा यहां पर मान लीजिए कि a बराबर हम लिखे 0 0 0 0, 2 गुने 2 कोटि का है ना, लेकिन ये आपका शून्य अवयव है, इसे 0 से सूचित किया जाता है। देख लीजिए, समझ में आ रहा है? तो जिसका प्रत्येक अवयव 0 0 0 हो, 0 के अलावा कोई दूसरा अवयव उसमें नहीं होना चाहिए। केवल यदि 0 0 0 0 रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे शून्य अवयव और उसे ये 0 द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर है? किसी को दिक्कत? ये बहुत ज्यादा कठिन नहीं था और इसमें विशेष कुछ लिखने की जरूरत है नहीं आपको। इसका प्रत्येक अवयव आपको 0 0 0 होगा, इसमें कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? दिक्कत है किसी को? एक चीज, अब इसका अगला जो अवयव है वो क्या है, ये समझने की चीज है। देखिए अगला अवयव आपका है अवयव के विकर्ण। अगला क्या है? अवयव के विकर्ण। अब समझिए कि अवयव का विकर्ण क्या होता है। ये बहुत सिंपल था, जिसका प्रत्येक अवयव 0 0 0 होगा वो आपका 0 यानी शून्य अवयव कहलाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी अवयव हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि प्रत्येक अवयव 0 0 0 है तो वो आपका शून्य अवयव कहलाएगा। अगला जो आपका है वो है अवयव के विकर्ण। चलिए इसको समझते हैं। अवयव के विकर्ण, देखिए अवयव के विकर्ण समझिएगा ठीक से। कोई भी अवयव आप लिख लेते हैं, कोई भी अवयव लिखते हैं, वर्ग अवयव, ठीक है, जब विकर्ण की बात होगा तो यहां पर वह जो होगा आपका सिर्फ और सिर्फ वर्ग अवयव होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सभी अवयव का विकर्ण नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, आपको क्या करना है कि सभी अवयव का विकर्ण नहीं निकल सकता, विकर्ण उसी का निकाल सकते हैं जो आपका क्या होगा, वर्ग अवयव होगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि विकर्ण उसी का ज्ञात कर सकते हैं या विकर्ण उसी का बताया जा सकता है जो वर्ग अवयव होगा, जो क्या होगा, वर्ग अवयव होगा। क्लियर है? यानी वर्ग अवयव का ही विकर्ण आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक वर्ग अवयव हम लेते हैं, एकदम इत्मीनान से समझिएगा। ठीक है, वर्ग अवयव लेते हैं। तो ये जो आपका वर्ग अवयव है इसका यदि विकर्ण की बात करेगा तो देखिए ये आपका विकर्ण होता है, इसको बोलते हैं विकर्ण, तिरछा वाला, ना इधर वाला नहीं, इधर वाला, ये आपका विकर्ण होता है। और हमेशा जब भी आप विकर्ण की बात करेंगे तो यही आपका विकर्ण होगा। जैसे देखिएगा, मान लीजिए 2 3 5 7 9 11 13 15 17, ठीक है, ये भी आपका वर्ग अवयव है ना। इसका कोटि 2 गुने 2 है और इसका कोटि कितना है, 3 गुने 3 है, तो ये भी आपका वर्ग अवयव है। अब यदि इसके विकर्ण की बात की जाए तो ये इसका विकर्ण होगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? विकर्ण समझ में आया? और चीज अभी इसमें बताएंगे, लेकिन आप पहले ये देखिए कि इसका विकर्ण आप मतलब निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो ये विकर्ण आसानी से आप निकाल लीजिएगा, ये इसका विकर्ण है और ये इसका विकर्ण है। क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं ना? विकर्ण समझ में आ गया सभी लोगों को? तो विकर्ण आखिर जो हम निकाले वो आपका क्या है समझिएगा। देखिए यहां पर जो ये बैठा है, जहां पर इसका स्थान क्या है, तो पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है ये ना, और ये जो है ये क्या है, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, यानी है आपका A22। ठीक है, A11 A22। अब इसमें आ जाइए, A11 माने पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है, ई क्या है, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, यानी ये है A22। ये क्या है, A33, यानी तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ है। अब कुछ समझ में आया आपको? अब कुछ समझ में आया कि विकर्ण कौन हो सकता है? तो देखिए विकर्ण जो होगा वो कौन होगा समझिएगा। विकर्ण किसी भी अवयव का जो AIJ हम लिखते हैं, इसके अवयव को AIJ लिखते हैं ना, जिसमें I जो होता है आपका पंक्ति होता है और ये J जो होता है इसका स्तंभ होता है। ठीक है, तो यदि I बराबर J हो, ठीक है, यानी I बराबर क्या हो, J हो। देखिए ना, जितना I का मान है उतना ही J का मान है, जितना I का मान है उतना ही J का मान है। यहां भी देखिए, जितना I का मान उतना ही J का मान, जितना I का मान उतना ही J का मान, जितना I का मान उतना ही J का मान। तो जब I बराबर J हो, या फिर दूसरे तरीका से इसको ये भी लिख सकते हैं AII, या फिर लिख सकते हैं AJJ। ठीक है, तो ये सबके सब आपका विकर्ण है।
ये सब के सब विकर्ण का अवयव होगा। किसी को दिक्कत? ये सब के सब किसका अवयव होगा? विकर्ण का अवयव होगा। आप अपने से समझ सकते हैं, बहुत ज्यादा कठिन थोड़ी है। आपको यह समझना है कि गणित एक आर्ट है, यानी कला है, जिसे हमें सीखने की जरूरत है, उसे विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने से आप सीख सकते हैं। बट सिखाने की जो कला है वो होनी चाहिए, ठीक है। सिखाने वालों के अंदर सिखाने की कला होनी चाहिए। गणित को रटाया नहीं जा सकता, सिर्फ आप उसको सीखकर ही बेहतर कर सकते हैं। आप यहां से स्पष्ट कर सकते हैं कि विकर्ण तो हमने इसको देखा, लेकिन विकर्ण का जो स्थान बनता है वो बड़ा रोचक आया। क्या आया कि पहली पंक्ति का पहला स्तंभ जो है विकर्ण का अवयव है, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ जो है वह भी विकर्ण का अवयव है। तो ये 2 गुने 2 कोटि के लिए था। जब हम 3 गुने 3 कोटि का एक मैट्रिक्स लिखे और उसमें विकर्ण को खोजे तो एक बड़ा और रोचक चीज पता चला कि पहली पंक्ति का पहला स्तंभ विकर्ण का अवयव, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ विकर्ण का अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ विकर्ण का अवयव। तो हमें पता चला कि ओ ये तो ऐसी चीज है कि विकर्ण का जो अवयव होता है ए आई जे, यदि आई और जे का मान सेम टू सेम हो जाए, आई और जे का मान सेम सेम हो जाए, यानी यहां 1 लिखे तो यहां भी 1 लिखे तो विकर्ण का अवयव होगा। यहां यदि 2 हुआ, यहां भी 2 हुआ तो वह भी विकर्ण का अवयव है। यहां 3 लिखे, यहां भी 3 लिखे तो वह भी विकर्ण का अवयव है। यहां यदि 4 लिखे, यहां यदि 4 लिखे तो वह भी विकर्ण का अवयव है। समझ में आया? यानी यदि आई और जे का मान सेम हो जाए तो जो अवयव आएगा वह आपका विकर्ण का अवयव होगा। अब यदि दोनों सेम है, ये दोनों आई और जे सेम है, तो उसको आई आई भी तो लिख सकते हैं। जो आई है वही जे है, तो दोनों सेम है यानी आई आई भी लिख सकते हैं। अब जब दोनों सेम है तो उसको जे जे भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब जो है आपका विकर्ण का व्यापक रूप कहा जा सकता है इसको। ये विकर्ण का व्यापक रूप है, यानी विकर्ण का जो अवयव है उसका व्यापक रूप है। किसी को दिक्कत? विकर्ण सभी लोग को आसानी से समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। विकर्ण जो आपका है, किसी भी अवयव का विकर्ण आप कैसे खोजेंगे? तो एक आसान मेथड आपको पता चला कि ये जो आपको दिख रहा है ऐसे, ये बाएं से दाएं की ओर, ऊपर से नीचे जब हम चलेंगे ऐसे तिरछा, इधर से कभी नहीं आना है, इधर से हमेशा ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जितना भी अवयव होगा ये सब विकर्ण का अवयव होगा। लेकिन यदि इसको आप गणितीय रूप से देखना चाहेंगे तो यहां समझिएगा कि ये तो सब ए आई जे है, सभी इसके अवयव को हम लोग ए आई जे लिखते हैं, और ए आई जे में यदि आई और जे बराबर हो जाए तो वही विकर्ण का अवयव है। क्लियर हो गया है? पहचान जाइएगा विकर्ण, अब खोज लीजिएगा विकर्ण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को लिखते चलना मेरे भाई, लिखना नहीं है तो अपने दिमाग में समझते चलना। और इतनी आसान चीजें हम आपको समझा रहे हैं जो आपके दिमाग में एकदम एडजस्ट कर ही जाएगा, कभी आप नहीं भूलेंगे। यदि कहीं पर ऐसा लिखा हुआ रहेगा आपको तो आप समझ जाइएगा कि यह विकर्ण का अवयव है, ठीक है। और यदि आपको निकालने के लिए भी कहेगा तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। नहीं, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अभी इससे पहले हम लोग पढ़े अवयव के विकर्ण, यानी विकर्ण को समझे कि विकर्ण क्या है। हाँ, और जो विकर्ण होता है उसको, जो विकर्ण अभी आप देखे ऐसे, ठीक है, इसी को मुख्य विकर्ण भी कहते हैं या इसको प्रधान विकर्ण भी कहते हैं। समझ में आ गया? अभी आपको फिर से उस पर बात कर लेंगे थोड़ा सा, मुख्य विकर्ण। इसके बाद आपको पढ़ना है कि विकर्ण अवयव। इससे पहले पढ़े थे किसी भी अवयव का विकर्ण कौन हो सकता है। अब एक प्रकार है अवयव का जो है आपका विकर्ण अवयव। अब चलिए विकर्ण अवयव को समझते हैं थोड़ा सा। जैसे पहले इसका डिफिनीशन आपको बताते हैं। विकर्ण अवयव नाम ही है विकर्ण अवयव। क्या नाम है? विकर्ण अवयव, यानी वैसा अवयव जिसमें विकर्ण में तो अवयव होगा, ठीक है, विकर्ण में अवयव होगा, लेकिन उसके अलावा जो अवयव होगा विकर्ण के अलावा वो सभी के सभी अवयव जीरो होगा, ठीक है। विकर्ण में कोई अवयव होगा लेकिन विकर्ण के अलावा जो अवयव होगा वो सबके सब अवयव क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। यानी विकर्ण के अलावा यदि सभी अवयव जीरो होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे विकर्ण अवयव। क्लियर है? उसे हम लोग क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव। अब सिंपल समझिए आप कि a बराबर 1 0 0 0 2
0 फिर 0 0 3। ठीक है, यहां आप इस चीज को समझिएगा। यह होता है इसका विकर्ण, अभी आपको बताए हैं। इसी को मुख्य विकर्ण भी कहते हैं, यह आपका मुख्य विकर्ण भी होता है, या इसी को प्रधान विकर्ण भी कहते हैं, प्रधान विकर्ण भी कहते हैं। क्लियर है, इसी को मुख्य विकर्ण भी कहते हैं या इसी को प्रधान विकर्ण भी कहते हैं। अब आप देखिए कि विकर्ण में तो अवयव है, ठीक है, विकर्ण में अवयव है, लेकिन विकर्ण के अलावा जो अवयव आपको दिख रहा है वो सबके सब क्या है? जीरो है। सबके सब क्या है? जीरो है। तो आप कह सकते हैं कि विकर्ण में अवयव होगा, लेकिन विकर्ण के अलावा जो अवयव होगा वो सबके सब क्या होगा? जीरो होगा। और उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव। अच्छा, एक चीज आप देखिए कि यहां है A11, ये आपका अवयव है, ये है आपका A12 यानी पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यह है पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, यह है दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, यह है दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, यह है दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, ये क्या है? तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, यह है तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, और यह है तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। क्लियर है? तो आप एक चीज देख रहे हैं कि यदि I और J का मान अलग अलग है, यहां 1 है यहां 2 है तो 0 है ना? यानी I और J का मान यदि अलग अलग है तो उसका मान 0 के बराबर हो रहा है। नहीं, 0 के बराबर हो रहा है। देखिए अलग अलग जितना भी है सब 0 के बराबर हो रहा है, सब 0 के बराबर है। लेकिन जहां पर I और J समान है, सेम टू सेम है, उसका मान जो है 0 के बराबर नहीं है ना, उसका मान जो है 0 के बराबर नहीं है। तो इससे आप फंडामेंटल फॉर्म तैयार कर सकते हैं इसका, कि यदि कोई अवयव Aij विकर्ण अवयव होगा, विकर्ण अवयव होगा तो क्या होगा? कि यह जो Aij है, Aij यह Aij का मान 0 के बराबर होगा। Aij का मान कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। जहां I बराबर नहीं है J ना, जहां पर I और J एक दूसरे के बराबर नहीं है, I और J एक दूसरे के बराबर नहीं है। देखिए ना, I और J एक दूसरे के बराबर नहीं है, वहां पर 0 के बराबर हो रहा है। देखिए सब अलग अलग है तो 0, अलग अलग है तो 0, अलग अलग है तो सॉरी ये तो सेम सेम है ना। तो जहां पर I और J का मान बराबर नहीं है, वहां पर जो है इसका मान कितना के बराबर हो रहा है? 0 के बराबर हो रहा है। यही तो विकर्ण अवयव है, यही तो विकर्ण अवयव है कि विकर्ण वाला अवयव ठीक है, लेकिन विकर्ण के बाद जो अवयव है वो सबके सब क्या है? 0 है। तो आप यहां से इसको समझ सकते हैं कि सेम टू सेम वाला तो विकर्ण में आएगा, तब विकर्ण में तो अवयव है, लेकिन जो अलग अलग वाला है वो विकर्ण के सब बाहर है, तो उसका मान 0 के बराबर। ठीक है, Aij का मान 0 के बराबर, जहां I और J बराबर नहीं है। I और J यदि बराबर हो जाएगा तो विकर्ण में आएगा ना। अब विकर्ण में अवयव चाहिए, उसके बाद वाला अवयव आपको 0 चाहिए, तो इसके लिए आराम से तैयार हो गया। ठीक है, तो इसको भी नोट कर सकते हैं आप आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि विकर्ण में अवयव होगा, सीधा इतना ही समझना है आपको कि विकर्ण में अवयव होगा, लेकिन विकर्ण के बाद जितने भी अवयव आपको दिख जाएं, यदि सबके सब 0 है तभी वो विकर्ण अवयव कहलाएगा। ठीक है, अन्यथा वो विकर्ण अवयव नहीं कहलाएगा। और सुन लीजिएगा, विकर्ण अवयव जो होगा वो वर्ग अवयव होगा, लेकिन जो आपको पहले ही बता दिए हैं कि विकर्ण उसी का निकाला जा सकता है जो वर्ग अवयव है। तो यहां पर विकर्ण की बात जब भी करेगा तो आपको वर्ग अवयव ही रखना है, चाहे वो 3 गुने 3 कोटि का हो, 2 गुने 2 कोटि का हो, 1 गुने 1 कोटि का हो, या फिर 4 गुने 4 कोटि का हो, कोई भी अवयव होगा वो आपका वर्ग अवयव ही होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे इसका अगला टाइप। देखिए अगला जो आपका है अदिश अवयव यानी स्केलर मैट्रिक्स। इससे पहले हम लोग समझे हैं कि विकर्ण अवयव क्या है, और जब विकर्ण अवयव समझ लेंगे तो आपको यहां से जो है स्केलर मैट्रिक्स समझना बहुत ही आसान हो जाएगा कि अदिश अवयव क्या है। जो आपका विकर्ण अवयव है वही आपका अदिश अवयव है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या इसमें क्या है कि विकर्ण का अवयव कुछ भी हो सकता है, विकर्ण अवयव में विकर्ण का अवयव कुछ भी हो सकता है, बट अदिश अवयव में जो है विकर्ण में जो अवयव होगा वो अवयव
एक ही होना चाहिए। कहने का क्या मतलब, सेम अवयव होना चाहिए। जैसे 2 2 2, 5 5 5, 7 7 7, यानी विकर्ण का जो अवयव होगा वो सेम होगा, बाकी सभी अवयव 0 होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदिश अवयव कहेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिएगा a बराबर 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ठीक है। तो एक चीज आप देखिए कि यहां जो विकर्ण में अवयव आपको दिख रहा है, यहां जो विकर्ण में अवयव आपको दिख रहा है वो सेम है ना, 5 5 5, विकर्ण का अवयव क्या है, सेम है। तो जब ऐसे कोई भी विकर्ण अवयव, कोई भी विकर्ण अवयव, उसके विकर्ण का अवयव यदि समान हो जाए तो उस विकर्ण अवयव को आप कह सकते हैं अदिश अवयव। आप क्या कह सकते हैं उसको, अदिश अवयव। क्लियर है, उसको आप अदिश अवयव कह सकते हैं। यदि विकर्ण में डिफरेंट अवयव है तो वो आपका जो है विकर्ण अवयव होगा, और यदि विकर्ण में सेम अवयव है तो वो आपका क्या कहलाएगा, अदिश अवयव कहलाएगा। सेम चीज यहां देखिएगा, आप विकर्ण अवयव के लिए यदि आप इसका यदि आप ये तैयार करते हैं व्यापक रूप यानी फंडामेंटल फॉर्म इसका तैयार करते हैं तो क्या आता है, a बराबर यदि aij कोई ऐसा वर्ग अवयव है, वर्ग या विकर्ण अवयव, सॉरी विकर्ण अवयव कहेंगे इसको, विकर्ण अवयव है, विकर्ण अवयव है, ठीक है। a बराबर aij यदि कोई ऐसा विकर्ण अवयव है जिसमें aij का जो मान है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा, i बराबर j, यदि i बराबर j ये कांस्टेंट देता है, कोई कांस्टेंट है वो सेम है, जहां पर i और j का मान सेम है, देखिए ना, यहां पर a11 a22 और फिर a33, ये वाला जो अवयव है आपका एकदम सेम है, कांस्टेंट है, एकदम सेम है, ठीक है। तो जहां पर i और j का मान बराबर है वहां का अवयव यदि कांस्टेंट है यानी सेम अवयव है, और दूसरा कि जहां पर i बराबर j नहीं है वहां का अवयव 0 के बराबर। अगला जो आपका अवयव है वो है यहां पर इकाई अवयव, या इसी को कहते हैं तत्समक अवयव। यदि इंग्लिश में देखेंगे तो ये आपका है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझेंगे कि यहां पर इकाई अवयव क्या है, ठीक है, तत्समक अवयव क्या है, दोनों एक ही है, इकाई अवयव और तत्समक अवयव एक ही है। देखिए यह जो आपका इकाई अवयव है, सबसे पहले तो यह वर्ग अवयव होगा, उसके बाद यह विकर्ण अवयव भी होगा, उसके बाद यह अदिश अवयव भी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, पहले चीज ठीक से समझिएगा कि जो इकाई अवयव होगा सबसे पहले वर्ग अवयव है, फिर वो आपका विकर्ण अवयव भी है, फिर वो आपका अदिश अवयव भी है, ठीक है। और थोड़ा सा अंतर इसमें क्या है समझिएगा। एग्जाम्पल पहले हम आपको देते हैं, मान लिया जाए कि a बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो आपका जो तत्समक अवयव कहता है वो ये कहता है कि यदि किसी अवयव के विकर्ण का, किसी विकर्ण अवयव के, या आप किसी अदिश अवयव भी कह सकते हैं, यदि किसी अदिश अवयव के विकर्ण का जो अवयव है उसमें सिर्फ एक हो, 1, यहां दिख रहा है, विकर्ण में यदि सिर्फ एक अवयव हो, एक हो, विकर्ण में, विकर्ण का जो अवयव है वहां पर सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 दिख रहा है आपको, 1 1 1, एक के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि किसी सदिश, यदि किसी अदिश अवयव के विकर्ण में सिर्फ अवयव जो हो वो 1 1 1 हो तो ऐसे अवयव को, ऐसे विकर्ण अवयव को, ऐसे अदिश अवयव को तत्समक अवयव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तत्समक अवयव कहा जाता है इसको। यह आपका है तत्समक अवयव, क्लियर हो गया, यह आपका है तत्समक अवयव, या फिर इसको इकाई अवयव भी कहते हैं, इसी को इकाई अवयव भी कहा जाता है, इकाई अवयव। यदि आप एक चीज इसको इसमें देखें कि जो इकाई अवयव होगा अर्थात जिसके विकर्ण में 1 1 1 अवयव होगा,
इसको हम लोग आई द्वारा सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आई से। क्लियर हो गया? इसको किससे सूचित किया जाता है? कैपिटल लेटर के आई से सूचित किया जाता है। अब इसकी कोटि देखा जाए तो यह 3 गुने 3 कोटि का है। कितने कोटि का है? 3 गुने 3 कोटि का है। अब देखिएगा, इसको आप I3 भी लिख सकते हैं। I3 यदि लिखा हुआ है तो वहां पर आपको समझना है कि 3 गुने 3 कोटि का तत्समक अवयव है। या फिर आप ये लिख सकते हैं, देखिए जैसे I बराबर 1001, ठीक है, यह भी तो आपका तत्समक अवयव है, क्योंकि इसके विकर्ण में जो है सिर्फ और सिर्फ जो अवयव आपको दिख रहा है वो क्या है? 1 1। तो यह है आपका 2 गुने 2 कोटि का तत्समक अवयव। ठीक है, 2 गुने 2 कोटि का तत्समक अवयव। इसको और आप I2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको I2 लिख सकते हैं। अब हम आपको यह बताएं कि ये जो तत्समक अवयव है ये वर्ग अवयव भी होता है, ये विकर्ण अवयव भी होता है, ये अदिश अवयव भी होता है ना। अब आप देख सकते हैं कि कैसे होता है। वर्ग अवयव होने के लिए कोटि समान होना चाहिए, सॉरी हाँ, जो उसके पंक्ति और स्तंभ का जो मान है वो समान होना चाहिए। तो यहां पर आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये वर्ग अवयव है। दूसरा, विकर्ण अवयव होना चाहिए। तो विकर्ण अवयव का क्या डिफिनेशन बताए हैं कि विकर्ण में अवयव होगा, उसके अलावा जो अवयव होगा वो सब जीरो होगा। तो विकर्ण में इसके अवयव दिख रहा है, बाकी सभी अवयव जीरो दिख रहा है। तो इस तरीके से यह विकर्ण अवयव भी है। अदिश अवयव के लिए बताया है कि वैसा अवयव जिसके विकर्ण में जो है समान अवयव हो ना, यानी जो भी अवयव होगा वो सब में सेम सेम होगा। तो यहां देख लीजिए, इसके विकर्ण में समान अवयव है ना, है, तो यह आपका अदिश अवयव भी है। ठीक है, यह आपका क्या है? अदिश अवयव भी है। और यदि आप तत्समक अवयव की बात करेंगे तो तत्समक अवयव यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसके विकर्ण में जो है सिर्फ 1 1 1 है। यदि 1 के अलावा यहां पर कुछ रहता, ठीक है, 1 के अलावा यदि यहां पर कुछ रहता तो यह आपका सिर्फ अदिश अवयव होता। तो एक चीज आप कह सकते हैं कि जितने भी तत्समक अवयव है सभी वर्ग अवयव होंगे, जितने भी तत्समक अवयव है सभी के सभी विकर्ण अवयव होंगे, जितने भी तत्समक अवयव है सभी के सभी अदिश अवयव भी होंगे। क्लियर है? सभी के सभी क्या होंगे? अदिश अवयव भी होंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर यह आपका तत्समक अवयव है और इसको हम लोग कैपिटल लेटर के आई से सूचित करते हैं, जो आपको दिख रहा है। यदि 3 गुने 3 कोटि का है तो I3 भी लिख सकते हैं, 2 गुने 2 कोटि का है तो इसको I2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, तत्समक अवयव आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके फंडामेंटल फॉर्म को, यानी व्यापक रूप को। इसका जो व्यापक रूप है वो क्या होता है? आप एक चीज देखिए कि विकर्ण वाला जो अवयव है उसमें सिर्फ 1 आपको दिखेगा, यानी A बराबर AIJ एक ऐसा अवयव तत्समक अवयव कहलाएगा। तत्समक अवयव कहलाता है, तत्समक अवयव कहलाता है यदि क्या, इसमें जो आप देख रहे हैं कि विकर्ण का अवयव सिर्फ 1 है, यानी AIJ का मान, ठीक है, AIJ का मान जो है यदि I बराबर J है तो उसका मान 1 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर। यानी यहां पर देखिए A11 1 है, A22 वह भी 1 है, A33 यह भी 1 है, A11 1 है, A22 यह भी 1 है। तो जहां पर ये I और J का मान बराबर हो रहा है वह अवयव हमेशा आपको 1 1 1 मिलेगा। और जहां पर ये बराबर नहीं है, जैसे A12 यहां पर बराबर नहीं है तो 0 है, A13 बराबर नहीं है तो 0 है, A21 बराबर नहीं है तो 0 है। तो जहां पर I और J का मान बराबर नहीं होगा, यानी I नॉट इक्वल J, वहां पर जो है इसका मान कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। कितना के बराबर होगा? 0 के बराबर। जहां पर I और J बराबर है वहां पर यह 1 है, और जहां पर I और J का मान 0 के बराबर नहीं, सॉरी I और J बराबर नहीं है वहां पर इसका मान कितना होगा? 0 के बराबर होगा। कुल मिलाकर आप यही कह सकते हैं कि विकर्ण का जो अवयव है वहां पर 1 1 1 होगा, और विकर्ण के अलावा जितने भी अवयव है सबके सब क्या होगा? आपका 0 होगा। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तत्समक अवयव। क्या कहते हैं इसको? तत्समक अवयव।
ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। जो भी कुछ इसका बच गया है ये अवयव के प्रकार में, इसको हम लोग फिर अगले दिन देखेंगे। एक दिन का और क्लास होगा अवयव के प्रकार का, फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। टाइप 1 टाइप 2 धीरे धीरे करके जो भी क्वेश्चन होगा बारी बारी से देखते चलेंगे और धीरे धीरे सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।